आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कंटेम्प्रेरी टाइम के पीरियड के हिसाब से देखें तो अभी इसी पे एक क्वेश्चन बनता है ज़्यादा। ये जो क्वेश्चन बनता है ज़्यादातर पूछा जाता है कि समकालीन समय में लोकतंत्र के समक्ष समस्या। देखिए कंटेम्प्रेरी टाइम में जो कंटेम्प्रेरी समय जो हमारा चल रहा है, समकालीन चल रहा है, इस समय में हमारे सामने यानी लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी प्रॉब्लमें आ रही हैं, कौन कौन सी समस्याएं उसे देखनी पड़ रही हैं। देखिए राजनीति के अंदर एक सबसे अहम बात हम ये देखते हैं कि जो लोकतंत्र है, ठीक है, लोकतंत्र, देखिए बहुत बड़ा शब्द है। ये अपने आप में एक व्याख्या की मांग करता है। ये कहता है कि मुझे यानी कि जस्टिफाई किया जाए, ठीक है। यानी कि जस्टिफाई तो ना कहें, कहने का मतलब क्या है कि ये अपने मायने जो उसका स्वरूप है, जो उसका एक अंतिम लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति के लिए हमेशा प्रत्येक व्यक्ति से, भारतीय संविधान से, ठीक है, ये डिमांड करता है कि इसकी जो गरिमा है, इसका जो मान है, इसका जो सम्मान है वो बना रहे, ठीक है। लेकिन जो समस्याएं आज हम जो देख रहे हैं, हमारे सामने जो समस्याएं मिलती है, समक्ष समस्याएं हमारे समय में, यानी समय में जो समस्याएं देखने को मिल रही हैं राजनीति के अंदर, वो अहम चीज़ें है क्या, लोकतंत्र के अंदर वो बेसिक चीज़ है क्या। देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो इसके अंदर हम देखते हैं, वो देखते हैं अपराधीकरण। इसको हम राजनीतिक अपराधीकरण के रूप से देखते हैं, ठीक है। राजनीतिक अपराधीकरण ये सबसे बड़ी चीज़ है। आज आप देखिए जैसे ईडी की जो भी इंक्वायरीज बैठ रही हैं आजकल, बड़ा ज्वलंत इशू चल रहा है ये, है ना, फंडिंग का, इन सब चीज़ों का, उनमें सब चीज़ें हम देखते हैं कि भाई उसके अंदर जो पैसा है, जो फंड है, वो कहाँ से आ रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने पैसा दिया हुआ है और किस आधार पर दिया हुआ है, ठीक है। कई के पास तो माफियाओं से पैसे, हवाले का पैसा है। और अब यानी कि सरकारें भी उसका उत्तर नहीं दे पा रही, इनके पास पैसा कहाँ से आया है। आरोप प्रत्यारोप बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र की आत्मा है, जो उसकी गरिमा, उसको ठेस पहुंचती दिखती है। तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं राजनीति का अपराधीकरण, ये जो पहला है हमारा टॉपिक बनता है, ये राजनीति में देखिए, राजनीति में आज आप देखेंगे सबसे ज़्यादा गुंडे, अपराधी, है ना, जिन पर अलग अलग तरह के आरोप लगे हैं और उन पर केस चल रहे हैं। देखिए एक जो सबसे बड़ी चीज़ देखी गई, सन 2023 का जो विधानसभा चुनाव था, ठीक है, 2023 के अंदर विधानसभा चुनाव हुआ। कहाँ पर? कर्नाटक में, ठीक है। अब कर्नाटक के अंदर जब ये विधानसभा चुनाव हुआ, इसके अंदर ये चीज़ देखी कि राजनीतिक दलों में ना आपराधिक जो लोग थे, है ना, आपराधिक मामले जो थे, जो आपराधिक चीज़ों से जो व्यक्ति जुड़े हुए थे, जो नेता जुड़े हुए थे, ठीक है, वो उम्मीदवारों की संख्या बढ़ गई। यानी कि विधानसभा के जो चुनाव हो रहे थे कर्नाटक के अंदर, उसके अंदर एक स्टडी की गई कि उस चुनाव के अंदर जितने भी जो विधानसभा चुनाव में जो व्यक्ति चुनाव के अंदर शामिल हुए हैं, वो लोग क्या है, अपराधी हैं। ज़्यादातर लोग उसमें अपराधी देखे गए, ठीक है। पहले जब कहा जाता है, जो पहले रिपोर्ट जो देखी गई उसके अंदर एक बात कही जाती है, सन 2009 के अंदर, ठीक है, 2009 के अंदर ये जो आंकड़ा था भारत के अंदर राजनीतिक अपराधीकरण का, वो 24% उसके अंदर जो लोग थे वो अपराधी थे। आज ये आंकड़ा बढ़कर सन 2019 के अंदर जब हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, ये सन 2019 के अंदर आते आते ये जो आंकड़ा है, ये 43% हो गया है। और ये चीज़ वाकई में ही बहुत बड़ी चीज़ें हैं, है ना, कि भाई इतने सारे अपराधी जुड़ते जा रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि कहीं न कहीं एक साठ-गांठ दिखते नेताओं के बीच में और अपराधियों के बीच में। देखिए राजनीति का अपराधीकरण हमेशा से रहा है, या आप ये कह सकते हैं सभी अपराधियों ने राजनीति का उपयोग किया, या राजनीतिक दलों में वो हमेशा से शामिल हुए अपनी बातों को जस्टिफाई करने के लिए या अपने लगे आरोपों को मिटाने के लिए। बहुत सारे अपराधी इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और ये जो चीज़ें हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ें देखने को मिलती है, जो लोकतंत्र की गरिमा को आघात पहुँचाती है। देखिए, कहीं न कहीं इस तरह के कानूनों पर भी बातें कही गई कि इस तरह के कानून बनाए जाएँ, जिसमें ये हो कि कोई भी व्यक्ति जो होगा, अगर उस पे कोई आपराधिक मामला चल रहा है, तो उसे
राजनीति के अंदर पार्टिसिपेट यानी चुनाव में वो नहीं खड़ा हो। इस तरह की भी कानूनों की बातें कही गई। ठीक है? ये अलग-अलग तरह की चीज़ें देखने को मिली हैं समय-समय पर। अब देखिए साथ के साथ हम एक चीज़ ये देखते हैं हमारी जो ये जो था विधानसभा वाला, ये था हमारा एआरडी की रिपोर्ट थी ये, ठीक है? ये एआरडी की रिपोर्ट के हिसाब से था। क्या रिपोर्ट दी उसने एआरडी ने? एआरडी बेसिकली है क्या हमारी? ये है हमारी एसोसिएशन फॉर सॉरी एडीआर है ये, गलती चाहूँगा, एडीआर, ठीक है? जिसके अंदर हमारा है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ठीक है? ठीक है? ये जो बात बोली गई, तो ये जो हमारी जो एडीआर जो थी, ये रिपोर्ट, इसकी रिपोर्ट के तहत ये सब चीज़ें बताई गई। उन्होंने भाई जनगणना की, उन्होंने यानी कि एक तरह के आंकड़ों को जाना। जनगणना मैंने कहा यानी कि उन्होंने गणना की कि किस तरह के ये जो आपराधिक जो लोग हैं, जो इसमें शामिल होते जा रहे हैं, किस आधार पर होते जा रहे हैं और कैसे इन लोगों को यहाँ तक की एक्सेस मिल पाई है, कैसे यहाँ तक पहुँच पाए हैं। देखिए सिंपल सी बात, जैसे मैंने आपको कहा ना, राजनीति का अपराधीकरण कह लीजिए या फिर राजनीति बिना अपराध के जीवित नहीं रह सकती। ऐसा भी कई लोग कहते हैं कि भाई राजनीति जो है, जहाँ राजनीति है वहाँ गुंडे मवाली लोग शामिल होंगे ही होंगे, क्योंकि राजनीति के अंदर हम देखते हैं धूर्त व्यक्तियों का ज़्यादा बोलबाला देखने को मिलता है। ठीक है? ये चीज़ याद है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जिसके पास पैसा है, मसल्स, पावर है या लोक प्रभाव है जिसके पास, वो कहीं न कहीं एक वर्चस्वशाली व्यक्ति होता है और वो उसी आधार पर क्या करता है, चुनाव लड़ता है और लोगों को जातीय आधार पर या बल के आधार पर या पैसे के आधार पर लोगों को ग्रीड करता है या अपने अपने प्रति उनको लालच देता है और उनसे वोट ले लेता है। एक वोट बैंक के रूप में भी देखने को ये चीज़ें मिलती हैं। तो आपराधिक जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, बड़ी-बड़ी दिख रही है। अब देखिए इसी तरह से एक जो चीज़ थी, जो पहले इसके अंदर एक समिति भी बनाई गई थी, उस समय जो थे नरसिम्हा राव, बड़े फेमस आदमी हैं, ठीक है? उस समय ये मंत्री भी रहे मुंबई के अंदर, ठीक है? नरसिम्हा राव के समय में आपको पता है 1993 में बम ब्लास्ट हुआ था। ये बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है ना? जो ये बम ब्लास्ट हुआ तो इसके अंदर अपराधीकरण की चीज़ें देखने को मिली। और जो नरसिम्हा राव जो थे, कहा जाता है कि नरसिम्हा राव के भी जितने भी जो बड़े-बड़े अपराधी थे, दाऊद से भी उसके रिलेशन देखे गए, जाँचा गया, ठीक है? साथ-साथ अब बताया गया, 7 जगह बम ब्लास्ट हुए। उसके अंदर से एक जो बम जो था वो प्लांट भी किया गया मस्जिद के पास, ताकि ये दिखाया जाए कि भाई टारगेट सिर्फ हिंदू जनता नहीं की गई है, मस्जिदों को भी किया गया है। लेकिन बाद में जब ये बात जाँच के द्वारा पता की गई कि भाई बम किसने लगाया, तो पता लगा कि नरसिम्हा राव जी ने बस इस चीज़ को इसलिए प्लांट कराया था, वहाँ पर ये दिखाने के लिए चर्चा फैलाई गई कि वहाँ पर ही बम पाया गया है। इस आधार पर कि भई लोगों में इस तरह की भावना ना आए, सांप्रदायिक भावना ना आए कि भाई हिंदुओं को ही टारगेट किया गया है। उन्होंने इस बात को बाद में मेकअप किया कि नहीं, हमने इसलिए यहाँ पर बम रखवाया है कि एक तरह की सांप्रदायिक दंगे ना हो जाए, कि सीधा हिंदू जनता को ही टारगेट किया गया है। तो इस चीज़ को बनाए रखने के कवर अप किया गया है। तो इस तरह की चीज़ें, रिपोर्टें हैं बड़ी-बड़ी, इन सब चीज़ों पे बातें कही जाती हैं। तो अब साथ के साथ ये चीज़ें थी और एक चीज़ ये भी देखी जाती है, जो शरद पवार जो थे, इसके अंदर ये तो नरसिम्हा राव जी की उस समय सरकार थी, तो यहाँ पर जो ये तो भारत के प्रधानमंत्री रहे उस समय में, तो यहाँ पर जो शरद पवार थे, ये थे उस समय में, मैंने इनका नाम ले लिया, सॉरी। गलती से हो गया, ध्यान नहीं रहा मुझे। ठीक है, ये तो उस समय तो प्रधानमंत्री थे, नरसिम्हा राव की सरकार थी। तो ये जो शरद पवार थे, इनके रिलेशन देखे गए थे, काफ़ी बुजुर्ग थे, ठीक है? इनके रिलेशन देखे गए चीज़ों में कि हाँ भाई, इनका दाऊद से रिलेशन है और इस तरह से। अब इनके एक नेफ्यू थे, इनके भतीजे थे, उनके पास करीब करीब 10 करोड़ रुपए पाया गया। कितना पाया गया? 10 करोड़ रुपया पाया गया। अभी 10 करोड़ रुपया कहते हैं कि भाई काफ़ी जो अन्य जो कंट्री थी, है ना, गल्फ कंट्री जो थी, वहाँ से इसको ये पैसा मिला है। यानी कि अन्य जो गतिविधियाँ हैं, जो बाहर की जो शक्तियाँ हैं, वो इस तरह से चीज़ें इनको सप्लाई कर रही हैं, पैसे सप्लाई हो रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा टॉपिक देखने को मिला, बहुत बड़ी चीज़ें देखी, जिसके अंदर संजय दत्त का भी नाम आया, ठीक है? बड़े-बड़े इसके अंदर नेताओं तक के भी नाम थे, जो बाद में बंद कर दिए गए, ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं ये देखा जाता है, देखो कई बार ऐसा भी देखा गया, जैसा संजय दत्त का कहना था कि मुझे डरा-धमका के इन चीज़ों में शामिल किया गया है, ठीक है? जबकि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। तो कहीं न कहीं एक चीज़ ये भी देखी जाती है कि जो
अपराध है वो कहीं न कहीं जैसे जुड़ा पड़ा है। तो इसलिए कई बार ये बातें बोली जाती हैं कि राजनीतिक अपराधीकरण जो है ना? इसके अंदर जो अपराध जो बढ़ रहे हैं वो राजनेता, नौकरशाही इनकी आपस की साँठ-गाँठ है। किनकी? अपराधियों की, राजनेताओं की और नौकरशाही लोगों की, इनकी आपसी साँठ-गाँठ है ये, ठीक है? ये सारी चीज़ें इसमें देखी गई। तो यहाँ पर जो हमें इतना बड़ा सेंसिटिव टॉपिक देखने को मिलता है, जिसमें सीधी-सीधी बात जो आती है शरद पवार की बात इसके अंदर भी उठी और लेकिन बाद में इस चीज़ को बंद कर दिया गया, दफना दिया गया। तो एक जो चीज़ें बड़ी हम रूप में देखते हैं कि राजनीतिक अपराधीकरण है। देखो अभी भी मद्रास के अंदर भी कुछ जो थे, कुछ नेता थे, है ना? वो भी माफियाओं की कैटेगरी में वहाँ पे काफ़ी माफिया हैं, ठीक है? उन आधार पे अगर हम देखें तो वो भी संसद के अंदर भी पॉर्न मूवीज़ देखते पकड़े गए। तो ये नहीं कि हम नेताओं की जो मेंटालिटी देखते हैं या आप भी अपने आस-पास भी देखते हैं अपने लोकेलिटी के अंदर, जो भी आपकी लोकेलिटी में देखेंगे जो ज़्यादातर जो नेता बने हुए हैं उनका एक आपराधिक उनकी एक हिस्ट्री होती है, ठीक है? जिस पर ये कई बार बातें कही गई भी उनकी आपराधिक हिस्ट्री को पढ़ा जाए, उसके आधार पर चीज़ें बनाई जाए, ठीक है? और उन पर रोक लगाई जाए कि नहीं भई, ये जो लोग होंगे इन लोगों को आना नहीं पड़ेगा। अब ये जो हमारे पास जो एआरडी जो है, ठीक है? ये एआरडी बार-बार यही तो कहती है कि भई इनका जो अपराधी जो लोग हैं, इनका जो राजनीति में आना जो हो रहा है, इसको रोका जाए। ये कहीं न कहीं लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। लेकिन चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? हर बार क्योंकि हर एक नेता जो है इसमें शामिल है, बड़े-बड़े पैमाने पर शामिल दिखता है। आपके आस-पास में मैंने बताया ना, आप देखेंगे तो देखेंगे वो चोर-उचक्के ज़्यादा होंगे उसमें। मसल्स पावर वाले लोग या फिर पैसा जिनके पास है वो लोग इन चीज़ों में ज़्यादा शामिल आपको दिखेंगे। और जैसे मैंने बताया जो ईडी वाला अभी भी केसेस चल रहा है इसके अंदर पैसा लेन-देन चल रहा है। तो कहीं न कहीं देखिए चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए होता है और चुनाव लड़ने के लिए जब पैसा चाहिए होता है तो फिर ये माफियाओं तक लोगों को भी शामिल कर लेते हैं। उनके पास पैसा होता है, वो कहते हैं हमें कांग्रेस या अन्य पार्टी या बीजेपी इनकी हमें टिकट चाहिए। अब उनकी आम आदमी पार्टी के टिकट के लिए क्या होता है कि वो उनकी सीट की बोलियाँ लगती हैं, वो सीट खरीदते हैं। पैसा दे देते हैं भाई 10 करोड़ रुपए एक सीट का पैसा है इस विधानसभा चुनाव से, यहाँ से इतना जो ज़्यादा दे पाता है उसको दे देते हैं। अब साथ के साथ ये भी स्टडी करते हैं कि भाई इसकी हिस्ट्री कैसी है, ये स्टडी करते हैं कि इसका इन्फ्लुएंस कितना है। ये नहीं देखते आपराधिक मामले कितने हैं उस पे, क्योंकि इससे राजनीति या राजनीतिक दलों को कोई लेना देना नहीं होता। राजनीतिक दलों को कोई लेना देना नहीं, वो चाहते हैं कि पार्टी फंड बढ़े, सबसे मेन होता है पार्टी फंड। भाई पार्टी का फंड होगा तभी पार्टी चुनाव लड़ पाएगी। तो इसी आधार पर उन्होंने चीज़ों को कसा हुआ है और उसी को लेके चलते हैं वो। तो कहीं न कहीं लोकतंत्र के रूप में हम एक जो देखते हैं समस्या जो सामने दिख रही है, वो राजनीति का अपराधिकरण है। ये एक अहम टॉपिक के रूप में देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं देखिए, सांप्रदायिक भावनाओं का उत्थान या भेदभाव। आप देखें लोगों में सांप्रदायिक भावनाएँ ज़्यादा बढ़ रही हैं। हिंदू-मुसल बहुत ज़्यादा हो रहा है ना? अब एक अलग ही धारा पैदा हो गई है, अब अम्बेडकरवादी लोग भी पैदा हो गए हैं। वो भी अम्बेडकर जी के यानी कि कहते हैं कि अम्बेडकर जी की जो दृष्टि है, जो उनके जो मापदंड थे और जो उनके जो प्रिंसिपल्स थे, हम उनको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? कहीं न कहीं वो कहते हैं कि हिंदू भावना जो है यानी हिंदुओं ने हमारे साथ ठीक नहीं किया, इसलिए बौद्ध धर्म अपना लिया गया। यानी कि अलग-अलग तरह की भावना रखने वाले लोग, फिर हिंदू आ जाता है, फिर मुस्लिम आ जाते हैं। ये मुस्लिम कहते हैं हम माइनॉरिटी में हैं, ठीक है? अन्य जाति के लोग कहते हैं हम माइनॉरिटी में हैं। तो ये कहीं न कहीं एक फाइट देखने को मिलती है। एक यानी कि एक जातीय स्तर पर भी हम देखें हिंदुओं में भी काफ़ी चीज़ें बटी हैं और सांप्रदायिक जातीय स्तर पे अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी में देखें तो वहाँ पर भी जातीय आधार पे लोग बटे हुए हैं। लेकिन ये बहुत सेकेंडरी बात हो जाती है। लेकिन जो हम ऊपर की बात जो हम देखते हैं मोटे तौर पे, वो हिंदू और मुस्लिम की जो बातें आती हैं वो सबसे ज़्यादा आती है ना? हिंदू और मुस्लिम जो है, ये जो हैं 2 लोग ये बहुत हमेशा झगड़ों में शामिल रहे हैं, है ना? इनके आपसी जो युद्ध हैं हमेशा से चलते रहे। तो ये जो चीज़ें देखने को मिलती है वो क्या है कि कहीं सांप्रदायिक भावनाएँ। देखिए, अपने धर्म को अच्छा मानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानना ये भी बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता वो भी बेकार है, सर्वश्रेष्ठ मानिए आप। लेकिन जब आप उसके अंदर कंपैरिज़न करने लगते हैं, जब आप ये कहते हैं कि नहीं मेरा धर्म ऊँचा है, मेरा धर्म महान है, मेरे धर्म की हिस्ट्री इतनी पुरानी है, मेरे धर्म में ये सब चीज़ें इन्हीं सब चीज़ें चर्चाएँ की गई हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं एक सांप्रदायिक भावनाओं को जन्म देता है, ठीक है? और ये लोग लड़ पड़ते हैं। देखिए धर्म तो नहीं होता लेकिन संप्रदाय होता है। देखिए धर्म बहुत बड़ी चीज़ है, धर्म धारति धर्म जिसको कहा गया, यानी कि
इंसान की जीवन जीने की कला को धर्म कहा गया। आपका रोजमर्रा का धर्म होता है। आज आपका जो कार्य है, जो आपका कर्तव्य है, उसको धर्म माना गया है। यानी कर्तव्य और धर्म में कभी डिफरेंस देखा ही नहीं गया। माना गया कर्तव्य और धर्म दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। क्योंकि कहीं न कहीं अपने कर्तव्य को धर्म माना गया, क्योंकि कोई भी इंसान जो है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या किसी भी चीज़ से बिलॉन्ग करता हो, किसी कम्युनिटी से करता हो, वो डेली के उसके अपने एक टास्क होते हैं, उसके काम होते हैं, उसे वो कंप्लीट करने होते हैं। तो उस तरह से उसका वो धर्म होता है, कि वो असल असल में धर्म माना गया इंसान का। ठीक है? हर एक विचार की अलग धारणा रही है इस चीज़ पर। ठीक है? एक उन उन धारणाओं में एक धारणा ये भी है। लेकिन जब सांप्रदाय की बात करते हैं, तो कम्यून की बात आती है, कम्युनिटी की बात आ जाती है। तो एक सांप्रदायिक भावना, यानी कि भई मेरा धर्म जो है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो लोग हैं इस भावनाओं को ज़्यादा जोड़ देते हैं, जिसके चलते क्या होता है, आपसी इनके युद्ध होते हैं। अब ये कहते हैं कि भाई हिंदुओं का कहना है कि आज जो मुसलमान हैं वो हिंदू की श्रृंखला से ही निकल के बने हैं, यानी कि ये कन्वर्जन हुआ है इन लोगों का। ठीक है? ये समय के साथ साथ मुस्लिम जब लोग आए यहाँ पर, उन्होंने शासन किया, उसके बाद ये लोगों ने मुस्लिम धर्म कबूल कर लिया। ठीक है? ये सारी भावना, ये इनको ये कहते हैं, फिर ये इनके लिए कहते हैं कि भाई जो हिंदू हैं, हिंदू जो है, हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। ठीक है? हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, इनमें कोई नियम ही नहीं है, कि इनके लिए कोई यानी कोई नियम को ही नहीं मानते हैं, इनका जो आचरण है उस तरह का है ही नहीं। ठीक है? इस तरह की चीज़ ये कहता है हमारा जो धर्म है बहुत डेमोक्रेटिक है, आपका जो धर्म है बहुत ज़्यादा तानाशाही धर्म दिखता है, रूल रेगुलेशंस बहुत दिखते हैं। तो कहीं न कहीं दोनों में आपसी विवाद रहते हैं। लेकिन समय-समय पे जैसे हमने चीज़ देखी, इतिहास में हम देखेंगे, तो ये आपस में स्टार्टिंग में भी लड़ते रहे, लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे मानव जाति बढ़ती जा रही है, शिक्षित होती जा रही है, तो अब लोगों में आप देखेंगे जो भावना है ना? हिंदू मुसलमान को लेके सांप्रदायिक जो भावना है वो कम भी हो रही है, ऐसा नहीं है। देखिए एक वर्ग ऐसा है, देखिए मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो यानी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, या फिर व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के थ्रू जो भी जानकारी पा रहे हैं। लेकिन जो जो लोग सच में ही एजुकेटेड है, चाहे वो इस क्लास में, चाहे इस क्लास में, चाहे अन्य किसी क्लास में हो, ठीक है? या फिर किसी भी कम्युनिटी से, कहने का मतलब मेरा है, किसी कम्युनिटी से, ये सभी के सभी जो लोग हैं, है ना? जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो इन चीज़ों की गहराई को समझते हैं। इसलिए वहाँ पर आपको हिंदू मुस्लिमवाद देखने को कम मिलेगा। ये ज़्यादातर उन लोगों के होता है जिन लोगों ने शिक्षा प्राप्त नहीं की है, या जिन लोगों को जानकारी नहीं है। ठीक है? जिनके परिवार का जिसे कहते हैं ना संस्कार जो है वो अलग ही तरह से डेवलप हुआ है। तो कहीं न कहीं परिवार है, आपका समाज, आपकी सोसाइटी, आपका देश है, ठीक है? या आपके घर में आपके घर का मुखिया कैसा है? आपके पिता या आपके ताया जी या फिर आपके ताऊ जी या मामा फूफा जो भी हैं, जिसकी आपके घर में चलती है, उसके विचार किस तरफ हैं? तो आपके विचारों को कहीं न कहीं प्रभावित करता है, आप उसी आधार पे चीज़ों को मानने लगते हैं। लेकिन असल मायने में क्या होता है कि हम जो धर्म का जो असल रूप है उसको हम खो देते हैं। फिर हम आपस में कहीं न कहीं हिंदू मुसलमान करने लगते हैं, तो उस चीज़ पे इनमें लड़ाई होने लगती है। तो 1857 के विद्रोह से लेके आप कई जगह देखेंगे, वहाँ पर भी वही गाय की चर्बी, सूअर की चर्बी, इस तरह की बातें कही गई। वहाँ पर भी एक सांप्रदायिक भावनाओं को लाया गया, और राजनीति के अंदर हमेशा से राजनीति का यानी कि राजनीति के अंदर हमेशा धर्म को शामिल किया गया, क्योंकि राजनीति को पता है भाई ये बहुत बड़े वोट बैंक है। राजनीति हमेशा इन दोनों को इस्तेमाल करती रही है। राजनीति जब धर्मों के यानी कि आपसी मतभेदों में ना राजनीति जन्म ले लेते हैं। यानी धर्मों में बेसिकली मतभेद ही राजनीति के चलते आते हैं। कहने का मतलब यही सही रहेगा कि राजनीति के चलते यानी कि धर्मों में जो भेदभाव आते हैं राजनीति की ही देन होती है। अब राजनीति की देन के चलते जब भेदभाव आते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, सांप्रदायिक भावना लोगों में पैदा हो जाती है। धर्म के नाम पे लोग लड़ने लग जाते हैं। तो कहीं न कहीं राजनीति की जो इन्वॉल्वमेंट है, वो रोकने की बात की। इसलिए गांधी जी ने हमेशा कहा कि भई राजनीति और धर्म दोनों अलग-अलग विषय हैं। लेकिन कई लोगों ने कहा कि नहीं, महात्मा गांधी की राजनीति में खुद धर्म को शामिल होते देखा है। तो तरह-तरह के व्यूज़ रहे हैं लोगों के। तो कहीं न कहीं सांप्रदायिक जो भावनाएँ हैं, जो लोगों का लड़ना है आपस में धर्मों के नाम पे, ये भी उनमें से एक टॉपिक देखने को मिलता है। ठीक है?